हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? लॉकडाउन में अच्छा ही चल रहा, मौसम भी ठंडा हो गया, नहीं आनंद ले रहे हुए पूरा। चलिए तो आज हम आप लोग को एक नए टॉपिक पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है भस्म। तो इससे कल हम बता ही दिए थे, है ना। आज हम आप लोग को लेकर चलेंगे लवण के पास। थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको दोस्तों सॉल्ट। लेकिन हाँ, कल वाला जरूर रिपीट किए दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे भस्म कहते किसे हैं तो आप ये बात बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। एक तो आप बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि जो स्वाद में क्या हो बाबू, कड़वा हो। जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन आर्हेनियस के द्वारा आप क्या दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH, जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। मतलब यदि आपसे कोई पूछे भस्म कहते किसे हैं, एक लाइन में डिफिनेशन दीजिए कि आर्हेनियस के द्वारा भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कौन आयन देता है बाबू, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। यदि आपसे पूछे भस्म के गुण बताइए, भस्म के गुण बताइए, आप 5-6 गुण तो आराम से बता सकते दोस्तों। पहला गुण क्या बोलेगा, जल्दी बोलिए, क्या बोलेगा? पहला गुण बोलेगा कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा क्या बोलेगा कि भस्म जो है वह लिटमस के रंग को परिवर्तित कर देता है। तीसरा क्या बोलेगा कि भस्म सामान्यतः धातु से विक्रिया नहीं करता है। चौथा क्या बोलेगा, यदि कोई भस्म किसी अम्ल से विक्रिया करता है तो वह उदासीन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलेगा, भस्म का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। अब हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक तो आप भस्म के बारे में जान गए, अम्ल जाने, भस्म जाने, फिर अब जानेंगे लवण। थोड़ा सा लवण के बारे में जानेंगे, फिर आपको इस चैप्टर में आगे क्या है उसके बारे में बताएंगे। अभी हम आप लोग को सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है ना। अभी हम क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं, ये मत समझिए चैप्टर समझिए खत्म कर रहे हैं, बस समझिए। जब लिखाएंगे तो साथ ही साथ आप लिखते भी चलेगा और समीकरण भी हम आप लोग को साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो पहले जान लेते हैं लवण क्या है। आज हम लोग जानेंगे लवण। जानते हो दोस्तों, बड़ा अजीबो गरीब काम है, पूछो ना क्या, पूछ ही लो। मतलब लवण बोलिए, नहीं लवण बोलिए, अंग्रेजी में सॉल्ट बोलिए, ठीक ना, या फिर हिंदी नाम है, शुद्ध हिंदी में तो साइंस नाम है लवण। जानते हो क्या बोलोगे ना, सब लोग समझ गया होगा। बोलो क्या बोलेंगे, नमक, ठीक ना। नमक बोलो, लवण बोलो या साल्ट बोलो, ठीक ना। इसे जानबे कर तो आजकल अंकुर नमक का भी प्रचलन है। भले तुम लोग नहीं खाते हो, प्रचार नहीं हो रहा, हमारा अलग बात है, फिर भी खाया करो, बुद्धि बढ़ जाता है उससे, है ना। हाँ, आज के बाद कौन नमक खाएगा, बोलने की बात नहीं दोस्तों। खैर, लवण तो क्या है, कहा जाता है दोस्तों कि जब कोई अम्ल, समझिएगा लवण बनता कैसे है, कृत्रिम तरीके से लवण कैसे बनता है। प्राकृतिक तरीके से आप सब लोग जानते हैं, है ना, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कृत्रिम तरीके से। जब कोई अम्ल, समझना, जब कोई अम्ल, समीकरण की बात समझना, अम्ल HCl, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, अब सब कुछ कहानी तरीके सुना दोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा समीकरण भी चाहिए। जब कोई अम्ल, ठीक है, ये क्या है बाबू, अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, किसी भस्म से अभिक्रिया करता, भस्म, है ना, भस्म से अभिक्रिया करता। मान लीजिए NaOH एक भस्म है, जिसमें OH लग जाए वो भस्म होता है, पढ़े हो, है ना। ये क्या है बाबू, भस्म। तो जब कोई अम्ल, ठीक है, भस्म से अभिक्रिया किया, देखिए क्या बना दिया, NaCl बना दिया, है ना, और साथ में मुक्त कर दिया किसको, H2O जल को। तो ये जो मिला दोस्तों, यही मिला लवण। समझिए इस चीज को, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो बाबू क्या बन जाता है, लवण बनता है, और साथ में क्या मुक्त हो जाता है, जल मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे बताओ कृत्रिम तरीके से लवण कैसे बनता है, तो आप कहिएगा कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ संयुक्त होता है, मिल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो करने के बाद क्या बनता है बाबू, लवण बनता है। अर्थात आप देख सकते हो HCl प्लस NaOH, तीर का चिन्ह दिए NaCl,
अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, लवण बन गया। कृत्रिम तरीके से समीकरण भी आपके साथ है, आप चाहे तो इस समीकरण को उतार सकते हैं दोस्तों समझने के लिए। और इसे भी आप समझ गए कि जब कोई पूछे लवण कृत्रिम तरीके से लवण कैसे बनता है, आप तो बोल सकते हैं, क्या बोलेगा कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है बाबू, लवण। समीकरण साथ में। अब देखो दोस्तों, ये तो हुआ कृत्रिम तरीका, लेकिन हम लोग ठहरे शुद्ध ग्रामीण आदमी, जानबे करते हो, तो कुछ ग्रामीण तरीके से भी याद करते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग जो नमक खाते हैं दोस्तों, वो समुद्र का नमक होता है, ठीक ना। अब मन में क्वेश्चन आता है, मन में आता है और मन में ही खत्म कर देना, आंसर नहीं मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन है कि सर जी इसका मतलब लगता है समुद्र में भी कोई अम्ल किसी भस्म से विक्रिया कर रहा होगा तब जाकर नमक बना होगा, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। समुद्र का पानी क्या होता है बाबू, खारा। पढ़े हो ना, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा। खारा मतलब नमकीन। नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है। अब पूछ ही लो कि समुद्र के पानी में नमकीन, समुद्र का पानी नमकीन कैसे होता है, समुद्र का पानी खारा कैसे होता है, इसका आंसर आपको पता ही कहां मिलेगा, पता है ना, हमको भी नहीं पता है ना। सेम कंडीशन दोस्तों, इसे जानते हो, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, आजकल बच्चा लोग या फिर लोग का बेंच, बहुत सारे विद्यार्थी लोग कहते हैं कि समुद्र में जानते हैं संजीव वो चक्की भी चलता है, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी बोलता है। अब पता नहीं चक्की कौन चला रहा है, मतलब हम भी जाके पूछ ही लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा तो है नहीं। लेकिन खैर जहां भी हो मिल जा रहा है, यही कसूर है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि हम लोग जिसमें नमक प्राप्त होता है ये समुद्र के पानी से दोस्तों। लेकिन जानते हो एक बात महत्वपूर्ण, समझो इस चीज को, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविकता में जानते हो उस नमक का जो दाना होता है ना, आकार होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। कभी जाओ दुकान में, कहना 3 रुपया पैकेट वाला नमक दीजिए, अब हो सकता है 5 रुपया हो जाए, ठीक ना, क्योंकि हम लोग जिस समय खाते थे, हम लोग का बचपन उसी नमक खा के गुजरा है, आप लोग का नहीं गुजरा होगा, ठीक ना। हम लोग 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वो पैकेट लाते थे, बड़ा पत्थर जैसा नमक है, ठीक ना, और उसी को आराम घर में भूख करके लोग उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जानते हो कहा गया साइंस में कि वो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य नमक का यदि आप सेवन कीजिएगा, ठीक ना, तो कहा जाता है कि घेंघा रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक ना। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है, ठीक ना, कि उस नमक के खाने से। सोचो कि आज से 20 साल 25 साल 30 साल बैक जाओ, जो आज के बूढ़े लोग हैं, क्या सब लोग तो वही नमक खाए, सब लोग घेंघा रोग हुआ क्या, नहीं। घेंघा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। तो कहोगे सर नमक से क्या जुड़ा हुआ, हाँ, आज का जो नमक है दोस्तों वो रिफाइंड नमक है दोस्तों, उसको मैन्युफैक्चरिंग नए विधि से किया गया। क्या कर दिया, एक तो बड़ा बड़ा पत्थर रूप में था, ठीक ना, कड़ा हो गया था पत्थर रूप में, उसको बिल्कुल चूर्ण बना दिया, महीन चूर्ण बना दिया। दूसरा उसमें आयोडीन मिला गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आज का जो नमक है दोस्तों उस नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन के मिलाने से हमारे शरीर में जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि में दोस्तों जो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, उसकी पूर्ति हो जाती है दोस्तों। मतलब कि यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। अब खुद सोचिए, बहुत सारा पालक है, हरी सब्जी है जिसमें आयोडीन होता है, तो क्या हर आदमी रोज पालक खा पाएगा, बताइए, नहीं खा सकता, किसी को अच्छा ही नहीं लगता होगा। तो वैज्ञानिक क्या किया, ऐसा दिमाग लगाया कि हर आदमी के शरीर में आयोडीन की पूर्ति होते रहे, तो वो क्या किया कि नमक में आयोडीन मिला दिया, है ना। कहीं पर लिखा रहता है Ki2 पोटेशियम आयोडाइड, कहीं पर लिखा रहता है सिर्फ आयोडाइड I2। इसका मतलब कि नमक में ही आयोडीन की मात्रा मिला दिया गया दोस्तों, जिससे आदमी के शरीर में आयोडीन की पुनर्पूर्ति होते रहे और आदमी का शरीर थायराइड ग्रंथि से के कारण, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके कारण किसी आदमी को घेंघा रोग ना हो सके। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपको पढ़ लिए लवण 3 प्रकार का होता है दोस्तों। तो पूछिए, ये तो अब लवण है, लवण 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है भास्मिक लवण, और तीसरा है सामान्य लवण। सामान्य लवण, चलिए पहले कहानी, ये अम्ल का 3 भाग है,
जैसे आप देखें ना, अम्ल बोलते हैं लवण का 3 भाग है। जैसे आप अम्ल का 2 भाग कर लिए, प्रबल दुर्बल, भस्म का 2 भाग कर लिए, प्रबल दुर्बल, उसी प्रकार अम्ल का भी 3 भाग है। कौन कौन दोस्तों? पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है भास्मिक लवण, तीसरा है सामान्य लवण। आप उल्टा करके पढ़ लीजिए, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, जिसे पढ़ना। अच्छा पहले चलिए हम टॉपिक चर्चा करें सामान्य लवण का। सामान्य लवण का मतलब दोस्तों, मतलब जिसमें सामान्य लवण, नाम है समान, है ना, मतलब जिसमें विस्थापन करने योग्य हाइड्रोजन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों उपस्थित होता है, उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl एक सामान्य लवण है दोस्तों, ये एक सामान्य लवण है। मतलब सामान्य लवण कब कहेंगे? सामान्य लवण कब कहेंगे? मतलब ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य 2 चीज, एक हाइड्रोजन और एक, समझ गए, हाइड्रोक्साइड, दोनों रहे दोस्तों, तब उसे हम लोग कहते हैं, या हाइड्रोक्सिल आप बोल सकते हैं, दोनों रहे तो हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य लवण। उसके बाद है अम्लीय लवण, मतलब कि ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य क्या उपस्थित रहे? हाइड्रोजन। मतलब जिस लवण में, समझिए, जिस लवण में विस्थापन करने योग्य क्या उपस्थित होना चाहिए? हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, उसे कौन लवण कहते हैं दोस्तों? अम्लीय लवण कहते हैं। और भास्मिक लवण ऐसा लवण जिसमें विस्थापन करने योग्य कौन रहे? हाइड्रोक्सिल समूह रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भास्मिक लवण कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? अम्लीय लवण, अम्ल के कितने भेद हुए दोस्तों? 3, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक ना। अम्लीय लवण में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन, इसमें दोनों है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, या आप हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों उपस्थित है, ये दोनों उपस्थित नहीं है। भास्मिक लवण, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोक्साइड है। और अम्लीय लवण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? हाइड्रोजन। मतलब अम्लीय लवण में क्या उपस्थित होता है बाबू? हाइड्रोजन आयन। भास्मिक लवण में क्या उपस्थित है? हाइड्रोक्साइड आयन। और सामान्य लवण में क्या उपस्थित होता है? ना तो हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ना ही हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। तो अम्ल आप समझ गए, है ना। अब इसमें एक और चीज समझ लेते हैं। एक चीज तो आप समझ गए, अम्लीय लवण में क्या उपस्थित होगा, क्या उसकी पहचान है? हाइड्रोजन आयन, है ना, ये इसकी पहचान है। भास्मिक लवण के जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, जिससे देखिए यहां समझिए, MgOHCl, कहीं पर लिखा हुआ है MgOHCl। यदि आपसे कोई पूछे ये कौन सा लवण है? OH, है ना, OH लिखा हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे ये कौन सा लवण है, हम जो बोले ध्यान सीखो, इसका परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है, देख के समझ जाओगे। OH लिखा है ना, जिसमें OH है, कौन लवण होता है बाबू? भास्मिक लवण। ठीक है, क्लियर? अच्छा मान लीजिए इसी का CuSO4, बताइए इसमें कहीं H है क्या? नहीं ना है। इसमें कहीं OH है क्या? नहीं ना है। कौन लवण हो गया? सामान्य लवण। ठीक है। अच्छा कहीं पर लिखा मान लीजिए NaHCO3, ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर, या सिर्फ कहीं पर H लिखा हुआ है ना। तो जहां पर सिर्फ H रहे, समझ जाना है कौन लवण है दोस्तों? अम्लीय लवण है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें एक और टॉपिक समझिए। तो ये चीज क्लियर, जिसमें हाइड्रोजन आयन अम्लीय लवण, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भास्मिक लवण, और जिसमें दोनों अनुपस्थित रहे, अर्थात ना रहे, ना दिखाई पड़े, प्रतीत ना हो, उसे क्या कहते हैं? भास्मिक, सामान्य लवण कहेंगे। अब इसमें एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, अब हम लोग जान रहे कि लवण क्या है, लवण कहते किसे हैं, लवण का कितना भाग है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उसका भी आप नाम, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको जानिए और समझिए दोस्तों। लवण के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, उसका नाम है क्या? कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से होता है? कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से होता है? तो आइए जानते हैं नंबर 1 तरीके, पहले कौन कौन क्वेश्चन है। चलो दोस्तों,
अब जानते हैं कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण कृत्रिम तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, और उसमें अम्ल भस्म लवण की पहचान होती कैसे है दोस्तों। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम पहले समझा दोस्तों, जिसका नाम है पीएच मान। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, पीएच मान। जानिए और समझिए क्या है पीएच मान, क्योंकि आप कल भी सुन रहे थे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, फिर कल आप याद किए कि भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आखिर इसमें 7 का क्या योगदान है दोस्तों, आखिर पीएच मान है क्या, उसके बारे में देखो। पी का मतलब होता है पावर, समझ ना, पी का मतलब क्या होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, है ना, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि पीएच मान का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन में डिफिनेशन दीजिए कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। लेकिन जानते हो दोस्तों, आखिर हाइड्रोजन की शक्ति को बताने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए, याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की शक्ति को बताने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए दोस्तों, उसका नाम था सोरेनसन। याद रखिए दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि पीएच मान बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए, तो नाम याद रखिएगा उस वैज्ञानिक का, सोरेनसन। सोरेनसन पहले ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने पीएच मान का मतलब समझाया। अब क्या होता है पीएच मान, ये समझिए, और किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, कौन सा पदार्थ अधिक अम्लीय होता है, कौन सा पदार्थ अधिक भास्मिक होता है, आज हमको इस टॉपिक को समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं पीएच मान के बारे में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए, इसको समझिए इससे बड़ा आसान तरीके से, कि यदि हम लोग पीएच मान समझते हैं, तो पीएच मान समझने के लिए आवश्यक है आप पहले अम्लीय और भास्मिक वस्तुओं के गुण को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि दही है, मान लीजिए इमली है, टमाटर है। यदि आपसे कोई पूछे, सोचो ना, कोई पूछे कि बता हुआ दही, इमली और टमाटर में कौन ज्यादा खट्टा है, टेस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं, टेस्ट किए हुए हो, दही भी खाए हो, इमली भी खाए हो, है ना, और टमाटर तो ऑलरेडी खाते रहते हो, तो आपको ये पता चल गया भाई सबसे अधिक खट्टा तो लगता है इमली होगा, फिर दही होगा, फिर टमाटर होगा, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप जानिए। लेकिन अब चलिए, ये तो हुआ टेस्ट के हिसाब से, चलिए मेरा टेस्ट में इमली ज्यादा है, हो सकता है आपके नहीं सर जी, तनी खट्टा दही खा के देखिए, फिर देखिए स्वाद इमलियों का फेल करेगा, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे मालूम चलेगा कौन ज्यादा खट्टा है, ठीक ना। अब पता करने के लिए दोस्तों पीएच मान बना दिया गया। पीएच मान के द्वारा फिक्स कर दिया गया कि किसी वस्तु का पीएच मान इतना है ना। पीएच मान देख करके आप बता दीजिएगा कि कौन सा पदार्थ ज्यादा खट्टा होता है, कौन सा पदार्थ कम खट्टा होता है, अर्थात कौन सा पदार्थ ज्यादा अम्लीय है, कौन सा पदार्थ कम अम्लीय है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक और टॉपिक पर चलते हैं। एक और टॉपिक का मतलब कि हम आपको पीएच मान को पहले समझाते हुए क्लियरिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि दही है, सिरका है ना, अमाशय रस है, अम्ल वर्षा है ना, या फिर नींबू है ना, या फिर पानी है, चूना जल है, मतलब कौन सा पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। अब हम आपको इस पर लेकर चलते हैं। उसको समझने के लिए पहले एक चीज आप समझिए। देखो दोस्तों, जिस पदार्थ का पीएच मान, समझना जो हम बोल रहे हैं, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, समझिए वो अम्लीय है। समझ गए ना। जैसे अब देखिए यहां पर देखिए, ये एक हम एक स्केल बनाए, यहां बीच में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ज्यादा लगता है, डिस्टेंस करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
दोस्तों याद रखिए, समझिए, यहां 7 से जो इधर वाला है ये सब होगा अम्लीय। क्लियर? 7 के बाद जो होगा दोस्तों इधर जो आएगा ये होगा भास्मिक। ठीक है, 7 के इधर वाला अम्लीय, 7 के उधर वाला भास्मिक। तो जानिए 7 क्या है? तो 7 होता है दोस्तों उदासीन। 7 क्या होता है दोस्तों? उदासीन। समझिए, मतलब 1 से 6.99 तक सब अम्लीय होगा, और 7 के बाद 7.1 से जो शुरू हो जाएगा उधर सब का सब भास्मिक होगा। दोस्तों ये पहचान है कि 7 से कम अम्लीय, 7 के बाद भास्मिक, 7 क्या है? उदासीन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो यहां तक? लेकिन हाँ देखो एक चीज और, मान लीजिए एक चीज समझना, मान लीजिए किसी का पीएच मान है 3, मान लीजिए किसी वस्तु का पीएच मान है 3, मान लीजिए किसी वस्तु का पीएच मान है 5। अब कोई पूछे कौन ज्यादा खट्टा है, कौन ज्यादा खट्टा है, 3 वाला कि 5 वाला? बोला दोस्त, तो कहोगे 5 वाला। नहीं, 5 वाला नहीं, 5 वाला नहीं, 3 वाला। जो जितना इधर आएगा दोस्तों, जो जितना इधर घटेगा उसकी अम्लता उतनी बढ़ती जाएगी दोस्तों, और जो 7 के बाद उधर जितना बढ़ते जाएगा उसकी भास्मिकता बढ़ती जाएगी। जैसे कोई आपसे कोई पूछे कि 8 ज्यादा भास्मिक है कि 9, आंसर मिलेगा 9 ज्यादा भास्मिक होता है दोस्तों। ठीक है ना? तो एक चीज क्लियर हो गया दोस्तों, एक चीज क्लियर हो गया कि 7 के पहले वाला सब हो गया अम्लीय, 7 के बाद वाला हो गया भास्मिक, तो 7 क्या है? उदासीन है। 7 क्या बाबू? उदासीन। तो पूछे ये किसका पीएच मान 7 होता है? तो आंसर मिलता दोस्तों जल, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये बात दिमाग में याद रखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर बोलेगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? तो 7 से पहले वाला क्या बोलेगा? अम्लीय। 7 के बाद वाला क्या बोलेगा? भास्मिक। 7 क्या होता है? उदासीन। किसका पीएच मान 7 होता है? तो आंसर मिलेगा शुद्ध जल। कौन सर ये शुद्ध जल मतलब? शुद्ध जल को समझिए, जिस जल में, ठीक ना? अच्छा अब बताइए, हम आपसे पूछ लिए या कोई आपसे पूछ दिया, आप घर वाले भी सुन रहे होंगे, मान लीजिए पूछ दिए, अच्छा बता बुआ चापाकल से 1 लोटा पानी निकालिए, बताइए उसका पीएच मान क्या 7 होगा? नहीं, उसका पीएच मान 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, या तो हो सकता है उसमें भस्म की मात्रा ज्यादा है, लेकिन उसका पीएच मान 7 नहीं होगा। 7 उसका पीएच मान। अच्छा ये बताओ, सोचो ना थोड़ा सा, कभी 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 बीमार पड़े हो, बीमार तबीयत खराब हुआ हो, है ना, चलिए पड़ गए हो गए। अच्छा बीमार पड़ने के बाद दोस्तों हॉस्पिटल जाने का मजा ही कुछ और है, नहीं? बड़ा इज्जत मिलता है उस समय, बड़ा मतलब थोड़ा सा भी कुछ खाना, मतलब जो इच्छा करे आप खा सकते हो उस दिन। अब ये नहीं कि एकदम खाने के बाद नहीं मांग रहे खाने के लिए, नहीं। अच्छा चलिए हॉस्पिटल आप पहुंच गया, आपने समझ गया ना, जो पहुंचना है पहुंच गया हॉस्पिटल। डॉक्टर जानते हो पानी पिलाता है, पियो अपने डॉक्टर का पानी, कभी नहीं पीना दोस्तों। लाइफ टाइम ऊपर वाले से दुआ करना डॉक्टर पानी ना पिला दे, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। मान लीजिए आपको डॉक्टर पानी, अच्छा उसका पानी भी बड़ा गिलास वास में देता है, देखो बोतल चढ़ा देगा, है ना। कभी कभी मान लीजिए कोई सूखा हुआ, हम लोग भी ठीक है मतलब अभी डॉक्टर के पास जाएंगे 1-2 बोतल चढ़ा ही देगा। आप लोग भी कोई सूखे हुए होंगे, शरीर देख करके बोतल कंप्लीट कर देता है, ठीक ना। देखा दुबला पतला है आदमी, 3-4 बोतल लिख दिया अपना चढ़ते। अच्छा उसमें नुकसान भी क्या है, पानी ये तो है। खुद सोचो वो पानी आदमी डायरेक्ट से 1 बोतल देता है, 1 बोतल हमको लगता है मैक्सिमम 1.5 गिलास होगा, 2 गिलास होगा। अब 2 गिलास के चक्कर में आदमी कम से कम 3 घंटा बेड रेस्ट करता है, वहां करता है ना। काहे बेड रेस्ट करता है? शरीर में देना है, सीधा करो भैया बोतल को तोड़िए, 1.5 गिलास पानी निकालिए, पी जाइए चुपचाप घर। क्या जरूरत है एकदम नस में दे करके पूरा पानी चढ़ाने का, सीधा पी लो। फिर भी अच्छा नस में दिया तो भी शरीर में गया, पी लिया तो भी शरीर में गया, क्या दोनों बात एक है? नहीं है दोस्तों। यदि इतना आसान होता
तो जो लोग डॉक्टर में अस्पताल में जाकर के भर्ती रहते हैं और दिन भर बोतल चलते रहता है, वो लोग मूर्ख थोड़ी होंगे दोस्तों, ठीक ना। लेकिन हाँ, वो पानी जो है दोस्तों शुद्ध जल होता है, उसको आप लोग पी नहीं सकते। यदि पियोगे ना तो नॉर्मली, अच्छा आप कभी सोचो ना, गर्म पानी कभी पियो, बिल्कुल बॉइलिंग पानी का, गर्म पानी को ठंडा के फिर पीजिए, मतलब टेस्टलेस लगेगा, कोई टेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, आप कई बार होता ना, आप अपने घर का पानी रोज पीते हैं, पूरा बच्चा से बड़ा हो गया अपने घर का पानी पिए, फिर गए पटना गए, किसी गेस्ट के यहाँ गए, आप मामू घर गए, फुआ घर गए, मौसी घर भी चले गए, है ना। आप जाने के बाद वहां क्या किया, वहां 10 दिन रह लिए, तो पहला लैंग्वेज आप कहीं निकलता है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है। क्यों? लगभग लोग कही देते हैं पानी ठीक नहीं लग रहा है, या कभी सुनते ना लोग पटना गए तो पानी सूट नहीं कर रहा। अबे ये कौन सा शूटिंग हो रहा है, पानी सूट नहीं कर रहा, मतलब क्या कि पानी का टेस्ट आपको डिफरेंट हो गया। जो लोग वहां रह रहे हैं जीवन भर, उनको खराब नहीं लगा, और आप 10 दिन में आप खराब कर दिए, और वही वो लोग आपके घर आएंगे तो आपका टेस्ट बढ़िया नहीं है। तो वास्तविकता में क्या हुआ दोस्तों, वास्तविकता में हुआ टेस्ट डिपेंड नहीं, वास्तविकता में हुआ शुद्धता, कि आप अपने घर का जो पानी पी रहे थे, वास्तविकता में हर पानी अशुद्धि है। किसी में मैग्नीज की मात्रा ज्यादा है, किसी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, किसी में सिलिका की मात्रा ज्यादा है, हो सकता है। लेकिन आप जब आप शुद्ध कर दिए तो शुद्ध करने के बाद उसमें कुछ नहीं रहा दोस्तों, वो शुद्ध जल है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज, यदि आपसे कोई पूछे कि पीएच मान क्या है, पीएच मतलब क्या होता है, बोल दो बुआ पीएच मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अरे कुछ तो अंग्रेजी सीखो, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच मान का आविष्कार मतलब खोज किस वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले, हुआ सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का खोज सबसे पहले किया, ठीक ना। ईस्वी बता सकते हो, किताबी ईस्वी है, आगे पीछे उतरता है, 1907 ईस्वी का नाम ले सकते हैं, ठीक ना। किताबी आंसर है, आगे पीछे हो सकता है। खैर, उसके बाद दोस्तों कि पीएच मान में 7 का मान क्या होता है, उदासीन। 7 से पहले क्या होता है, अम्लीय। 7 के बाद क्या होता है, भास्मिक। क्लियर हो गया। चलिए, तो आप चाहे तो इस आंकड़े को आप लिख सकते हैं समझने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आप लोग इसको उतार लिए हो, ठीक ना। अब आप लोग को कुछ फिर दूसरे टॉपिक पर लेकर चलते हैं। ये टॉपिक समझ गए। अब हम आप लोग को एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक पर लेकर चलते हैं। अब इसका पूरा क्लियरिफाई नहीं किया, अभी नहीं बताया कि आपको पीएच मान का उपयोग कहां कहां होता है। हम आपको बताएंगे कि पीएच मान का उपयोग जलीय जीव में होता है अर्थात समुद्रों में होता है, पीएच मान का उपयोग मिट्टी में होता है, पीएच मान का उपयोग सामान्यतः बर्तनों में किया जाता है, खासतौर पर तांबा के बर्तनों को साफ करने के लिए किया जाता है। पीएच मान का उपयोग हमारे मुंह में भी होता है। तो बहुत जगहों पर पीएच मान का उपयोग मिट्टी में सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो बहुत जगहों पर पीएच मान का उपयोग होता है। लेकिन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद इस चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर से एक बार रिपीटेशन करेंगे दोस्तों, है ना। अब जानिए इसमें 4-5 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कृत्रिम चीज का आविष्कार होता है, किन किन विधियों के द्वारा। चलिए अपन उसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो हम लोग को पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह हम लोग को पढ़ना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते समय किन किन यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, यह हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा है सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसका गुण क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, सभी इसके बारे में जानेंगे और याद भी करेंगे दोस्तों। तीसरा हम लोग को पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हम लोग को सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है। सेम प्रोसेस दोस्तों, इसमें भी इसका गुण क्या है, विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है, सब इसके बारे में जानेंगे। चौथा सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों, विरंजक चूर्ण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजक चूर्ण के बारे में कि व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है,
बनाने की विधि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके गुण क्या है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह बनता कैसे और उसकी उपयोगिता क्या है दोस्तों। तो ये जो हम आप लोग को 5 टॉपिक लिखे हैं इस चैप्टर में, ये सबसे भिवियाई टॉपिक है दोस्तों, जो सबसे मजेदार है और उसको याद भी करना है। इसीलिए हम पहले आपको इस टॉपिक के बारे में बता दिए कि ये टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबका बनता कैसे है, इसके गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, टोटल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आपका जो ये एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों, है ना, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज जो है दोस्तों हम आप लोग को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए, अभी पढ़ाए नहीं है दोस्तों, अभी तो हम आप लोग को सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए, क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में दोस्तों, ये हम आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिए। तो सबसे पहले दिमाग रख लीजिए, कल से हम लोग का स्टार्ट करेंगे, तो फिर से एक बार हम लोग तब कल से बताएंगे और लिखते भी चलेंगे। कल से आप लोग पूरा का पूरा डिटेल में लिखते भी चलेगा दोस्तों। बट आज क्लियर हो गए अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की विशेषता क्या है, लिटमस क्या है, भस्म किसे कहते हैं, भस्म की विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, फिर लवण क्या है, लवण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, साथ में हम लोग को जानने को मिला सामान्य लवण क्या है, अम्लीय लवण क्या है, भास्मिक लवण क्या है। उसके बाद हम लोग जाने कि आखिर पीएच मान क्या है, कैसे कोई पदार्थ अम्लीय होता है, कैसे कोई पदार्थ भास्मिक होता है, और उसके बाद ये 5 टॉपिक के बारे में जाना दोस्तों। ठीक है, अब हम आप लोगों को कुछ वर्ड लिख रहे हैं, उस वर्ड को आप लोग बनाइएगा। चूंकि यहाँ एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हम 2 दिन से मैथ क्लास नहीं ले पा रहे दोस्तों, चूंकि एक दिन तो नहीं ले पाए किसी दूसरे कारण से, लेकिन कल जो हम लोग क्लास नहीं ले पाए शाम को, वो था लाइट का प्रॉब्लम। देखे आप लोग दिन में आप लोग देखे होंगे कि काफी तेज आंधी तूफान आया, उस वजह से मेरा लाइट का प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, है ना। और लाइट प्रॉब्लम हो जाने से देखिए अभी तक मेरे पास लाइट नहीं है ना, बस एक इन्वर्टर और एक बल्ब जलाकर भी काम चला रहा है दोस्तों। तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों, लेकिन कोशिश रहेगा कि आज से हम आप लोग का मैथ क्लास लें, ऐसा हर संभव कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि हमको खुद जल्दीबाजी है कि मैथ हम स्टार्ट करें, बट थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा दिक्कत में है, इसलिए नहीं कर पाए दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हम आप लोग को वर्क दे रहे हैं और वर्क आप बनाइए, और बहुत कम लोग हमको चेक करा पा रहे हैं, लेकिन जरूर से चेक भी कराते जाइए दोस्तों। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो ये हम आप लोग को आज का वर्क दिए हैं, ये वर्क आप लोग बनाइएगा फटाक से, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। और यदि कोई चीज को आपको ज्यादा समझना है तो आप मेरे इस वीडियो को 1-2 बार और सुनिए, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग इस वर्क को उतारिए। बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, तो अपने व्हाट्सएप पर इसका आंसर लेकर भेजिए ताकि हम चेक कर सकें, अन्यथा जिस विधि से भी हो आप भेजिए आंसर, उतार लीजिए इसको। कल से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और कल से क्लास बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, कल से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ लिखाते चलेंगे दोस्तों, है ना। तो कल से आप लोग कॉपी किताब साथ लेकर बैठिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव हम लिखाते जाए एक तरफ से, और आप लिखते चलिएगा। तो इसको उतार लीजिए और बनाइएगा जरूर दोस्तों।